एक बैंक से रिटायर्ड कर्मचारी की पत्नी की तबीयत एक दिन अचानक ख़राब हो जाती है। अब अपनी पत्नी का इलाज करवाने के लिए वो व्यक्ति उसे डॉक्टरों के पास लेकर जाता है। डॉक्टर जब उस महिला के सारे टेस्ट करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उसकी पत्नी को कैंसर है। अब अपनी पत्नी का इलाज करवाने के लिए वो उसे दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है। वहीं पर उसका 1 से 1.5 महीने तक इलाज चलता है, मगर उसकी पत्नी की हालत में कोई भी सुधार नहीं आता। अब डॉक्टर एक दिन उस व्यक्ति से कहते हैं कि हम आपकी पत्नी को नहीं बचा पाएंगे, आप अपनी पत्नी से बात कर लीजिए। अब वो व्यक्ति अपनी पत्नी के पास जाता है और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे से बातचीत कर ही रहे होते हैं, इतने में ही उसकी पत्नी दम तोड़ देती है। पत्नी की मौत के बाद वो व्यक्ति अकेला ही अपने घर में रहता था। उसका एक बेटा भी था जो किसी दूसरे शहर में नौकरी करता था। बेटा चाहता था कि बाप उसके पास आकर रहे, मगर बाप चाहता था कि जहाँ पर उसका जन्म हुआ है, जहाँ पर उसके बचपन की यादें हैं, वहीं पर वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल भी बिताए। इसी बीच में उस व्यक्ति की दोस्ती एक खूबसूरत लड़की के साथ हो जाती है और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगता कि जिसे वो लड़की समझ रहा था वो लड़की नहीं, एक विषकन्या थी जिसके जहर से शायद कभी वो बच नहीं पाएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और हर बार की तरह आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में ही एक ज़िला पड़ता है देहरादून, और इसी देहरादून में एक रोड है जिसका नाम है राजपुर रोड। दरअसल यहीं पे एक 65 साल का बुज़ुर्ग व्यक्ति रहता था जो कि बैंक से रिटायर्ड एक कर्मचारी था। इसकी पत्नी की मौत को 5 साल हो चुके थे। अब यह व्यक्ति अकेला ही अपने घर में रहता था। इसका एक बेटा भी था जो किसी दूसरे शहर में नौकरी करता था। बेटा बाप से कहता है कि आप यहाँ पर सब कुछ बेच बाच कर मेरे पास आ जाइए, यहाँ पर आपका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। मगर बाप बेटे से कहता है कि यहाँ पर मेरा जन्म हुआ है और यहीं पर मेरे बचपन की यादें और दोस्त भी हैं। मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल यहीं पर बिताना चाहता हूँ। अब एक दिन उस व्यक्ति का बेटा उसे एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट कर देता है और उस मोबाइल के ऊपर सोशल मीडिया ऐप पर उसकी आईडी बना देता है। अब वो व्यक्ति सोशल मीडिया ऐप पर रील्स देखकर या वीडियो देखकर अपना टाइम पास किया करता था। वो व्यक्ति जिसकी उम्र 65 साल की थी, उसे एक दिन एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती है। अब वो व्यक्ति उसकी प्रोफाइल को खोलता है, चेक करता है और उसकी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेता है। वो लड़की पहली बार उस व्यक्ति को मैसेज करती है कि हेलो सर, आप कहाँ रहते हैं, आप कैसे हैं। तब वो व्यक्ति उस लड़की को बताता है कि मैं बैंक से रिटायर्ड एक कर्मचारी हूँ और मैं देहरादून के राजपुर रोड पे ही रहता हूँ। वो लड़की अपने आप को लंदन का बताती है। वो कहती है कि पहले हम इंडिया में ही रहते थे, मगर कुछ सालों से मैं अपने माता पिता के साथ ही लंदन में रह रही हूँ। मेरे माता पिता की मौत को भी 5 साल हो चुके हैं और यहाँ पर अब मैं अपने चाचा के पास रहती हूँ। अब अक्सर ही इन दोनों में बातचीत का सिलसिला चलता रहता था। जब जब भी उस व्यक्ति को वक्त मिलता था तब तब वो उस लड़की के साथ चैट या कॉल पे बात किया करता था। अब एक दिन वो लड़की अचानक इस व्यक्ति से बात करना बंद कर देती है। ना तो वो कोई मैसेज करती है और ना ही इस व्यक्ति के मैसेज का कोई रिप्लाई करती है। अब वो व्यक्ति जिसकी उम्र 65 साल की थी, इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। 10-12 दिनों बाद वो लड़की उस व्यक्ति को मैसेज करती है और उससे पूछती है कि हेलो सर, आप कैसे हैं। वो व्यक्ति उसे कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम 10-12 दिनों से कहाँ गायब थी। मैं तो तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। वो लड़की कहती है कि आपको तो पता ही है, मेरे माता पिता की मौत पहले ही हो चुकी है। अब मैं अपने चाचा के पास रह रही थी। 10-12 दिनों से मेरे चाचा हॉस्पिटल में थे। किसी बीमारी के कारण उनकी भी मौत हो गई है और उनका जो घर है उसके ऊपर मालिकाना हक जताने के लिए मुझे कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और वो डॉक्यूमेंट लेने के लिए मैं इंडिया आऊँगी और इसी बहाने आपके साथ मुलाकात भी हो जाएगी। वो व्यक्ति उस लड़की की बात को सुनकर खुश हो जाता है। वो सोचता है कि कई महीनों बाद अब वो वक्त आ गया है जब उस लड़की के साथ उसकी मुलाकात होगी। वो लड़की उसे कहती है कि मैं लंदन के हीथ्रो के हवाई अड्डे से फ़्लाइट पकड़ूंगी
और दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करूंगी। वो व्यक्ति उस लड़की को कहता है कि जब भी तुम फ्लाइट में बैठोगी तब मुझे पहले ही तुम बता देना, मैं एयरपोर्ट पे तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। अब बताई हुई तारीख पे वो बुजुर्ग व्यक्ति दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उस लड़की को रिसीव करने के लिए पहुंच जाता है। लंदन से वो फ्लाइट भी आ जाती है, मगर वो लड़की उस व्यक्ति को कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। धीरे धीरे जब शाम का वक्त होता है, अंधेरा होना शुरू हो जाता है, तब वो व्यक्ति दिल्ली में ही एक होटल में एक कमरा किराए पर लेकर रहना शुरू कर देता है। तभी उसे उस लड़की का फ़ोन आता है। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी, वो रो रही थी। वो व्यक्ति उससे पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो और तुम एयरपोर्ट से बाहर क्यों नहीं आई। तब वो लड़की बताती है कि मेरे पास कुछ सोना था जिसे मैं अपने साथ ही ले आई हूँ, और एयरपोर्ट के अधिकारी मुझे ये सोना ले जाने से मना कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पीछे से कोई चोर इन्हें मेरे घर से चुरा ले, इसीलिए मैं इस सोने को अपने साथ ही लाई हूँ। अब वो व्यक्ति उस लड़की को कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी बात कराओ एयरपोर्ट के अधिकारी से। अब एयरपोर्ट का अधिकारी उस व्यक्ति से बात करता है और उसे कहता है कि जितनी मात्रा में इस लड़की के पास सोना है, इतना सोना एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाना मना है और इस लड़की के ऊपर स्मगलिंग का केस बनता है, और अगर आपको ये सोना छुड़वाना है तब इसके आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। वो व्यक्ति कहता है कि मेरी उस लड़की के साथ बात करवाओ। अब वो लड़की को कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी 5 लाख इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अब वो व्यक्ति पास ही के एक SBI बैंक में जाकर 5 लाख रुपया उस एयरपोर्ट के अधिकारी के द्वारा बताए हुए बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। अब ऐसे ही एक एक करके पैसों की डिमांड आती रहती है और वो व्यक्ति पैसे ट्रांसफ़र करता रहता है। ऐसे करके वो 57 लाख रुपया उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद भी वो लड़की उसको मिलने के लिए नहीं आती। वो लड़की अब उस व्यक्ति को कॉल करके कहती है कि मैं वापस लंदन जा रही हूँ और अपने चाचा का मकान बेचकर आपके सारे पैसे लौटा दूँगी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो व्यक्ति कहता है कि हाँ ठीक है। अब वो अपने घर देहरादून में चला जाता है। अब परेशानी में और रोते हुए उसकी ज़िंदगी का एक एक दिन बीत रहा था। तभी उसका बेटा एक दिन उस व्यक्ति को मिलने के लिए उसके पास आता है। बेटा जब बाप की ऐसी हालत देखता है तब उससे पूछता है कि आपको क्या हुआ है। तब बाप सारी बात अपने बेटे को बताता है। बेटा कहता है कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम पुलिस के पास जाएंगे। अब बाप बेटा दोनों पुलिस के पास जाते हैं और रिपोर्ट लिखाते हैं, और तकरीबन 8 महीने बाद इस केस का खुलासा होता है। तब पुलिस पता लगाती है कि जिसे वो लड़की समझकर बात कर रहा था वो दरअसल लड़की नहीं, वो 3 फ्रॉड व्यक्तियों का एक गिरोह था जो ऐसे ही बुजुर्ग व्यक्तियों को टारगेट करके उनसे पैसे ऐंठता था। आपने इस घटना में देखा कि कैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई फ्रॉड व्यक्तियों के अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर दी थी। अब हम पीछे जाकर उस बुजुर्ग व्यक्ति के पैसे तो नहीं वापस करा सकते, लेकिन हम आप सबको सावधान कर सकते हैं। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि आप सबको जागृत करना था, ताकि जैसा उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ हुआ है ऐसा आपके साथ ना हो। इस घटनाक्रम के बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। तो मिलते हैं किसी और क्राइम की कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिएगा। जय हिंद।